Welcome back, folks. This is fifth lecture of history chapter, The Age of Industrialization. इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया में फैक्ट्रीज के बारे में। तो फिर आइए लेट्स बिगिन। 1854 में इंडिया में बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप हुई। 1855 तक वहां पर बहुत सारी जूट इंडस्ट्रीज भी सेटअप होने लगी और तो और 1861 में अहमदाबाद में बहुत सारी कॉटन मिल्स सेटअप हुई और 1874 तक मद्रास में स्पिनिंग मिल्स सेटअप होने लगी थी। तो इन सब का रीजन क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। करेक्ट फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया में अब अलग अलग बिजनेस सेटअप होने लगे, अलग अलग गुड्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, पर अब मशीन्स के जरिए। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई इनको इंडियंस ने सेटअप किया या फिर ब्रिटिशर्स ने? ये जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इनको इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ही सेटअप करते थे, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर जिन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज सेटअप की थी, वो भी एक एंटरप्रेन्योर थे। और दौर बिरलास जो कि मारवाड़ी ग्रुप के मेंबर थे, उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और तो फ्रेंड्स, जमशेदजी टाटा जिनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कहा जाता है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही थे। तो आप देख सकते हैं कि सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने उस टाइम अपने मनी को यूज किया फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। टीचर, आई हैव अ डाउट कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे इनके पास पैसा कहां से आता था? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो पैसा था ये उनके पास चाइनीज ट्रेड और कॉटन शिपमेंट के जरिए आया था, जिसको उन्होंने फर्दर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए यूज किया। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि फैक्ट्रीज तो सेटअप हो गई, पर वर्कर्स? फ्रेंड्स, 1901 में इंडिया में अराउंड 6 लाख वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते थे, पर 1946 तक ये फिगर्स 25 लाख में कन्वर्ट हो गए, जिससे कि पता चलता है कि कितनी सारी फैक्ट्रीज बिल्ट हुई होंगी और कितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई होगी। तो अब बात आती है कि ये वर्कर्स कहां से आए? ये जितने भी वर्कर्स थे ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि रत्नागिरी और कानपुर जैसे एरिया से आए थे और इन्होंने फर्दर मुंबई, मद्रास और कोलकाता जैसे एरियाज में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द पेक्यूलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दिस इज सिक्स्थ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द पेक्यूलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसमें हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कुछ डिफरेंट, कुछ अनयूजुअल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के टोटल 4 फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला फीचर है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इंडिया में जिस भी चीज की प्रोडक्शन होती थी उसको यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ही कंट्रोल करती थी, इसलिए वो उन्हीं चीज की प्रोडक्शन करवाते थे जिनको ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा सके। टीचर, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स, इंडिया में टी और कॉफी की क्वालिटी बहुत हाई थी, जिसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में उनको ज्यादा प्रोड्यूस करवाया जाता था। अब बात आती है सेकंड फीचर की, वो है अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन। लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन थे वो वही गुड्स को प्रोड्यूस करवाते थे जो कि ब्रिटिश इंपोर्ट्स का पार्ट नहीं है, जैसे कि यार्न्स। इंडिया में यार्न्स को प्रोड्यूस किया जाता था और उसको इंडिया में ही यूज किया जाता था, साथ ही साथ उसको चाइनीज मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। अब बात करते हैं थर्ड फीचर के बारे में, वो है शिफ्ट फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ। फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिनकी वजह से इंडिया में अब यार्न की प्रोडक्शन बिल्कुल वैनिश हो चुकी थी, साथ ही साथ अब क्लॉथ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। टीचर, आई वांट टू नो कि ऐसे क्या चेंजेस थे जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ने अपना बिजनेस ही चेंज कर दिया? इसके 2 रीजंस थे। पहला रीजन था कि गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर इंडियन मेड क्लॉथ की डिमांड राइज हुई, और दूसरा रीजन था कि चाइना में जो यार्न हमारा एक्सपोर्ट होता था अब वो डिक्लाइन हो गया। इन दोनों रीजंस की वजह से यार्न्स की प्रोडक्शन स्टॉप हो गई और क्लॉथ को प्रोड्यूस किया जाने लगा। अब बात करते हैं फोर्थ फीचर के बारे में, वो है एक्सपेंशन ऑफ हैंडलूम्स। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 20th सेंचुरी में अब हैंडीक्राफ्ट से लोग हैंडलूम्स यूज करने लगे थे। 1900 से लेकर 1940 तक इंडिया में प्रोडक्शन 3 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई थी। सर, आई हैव अ डाउट, ऐसी क्या रीजंस थे जिनकी वजह से हैंडलूम प्रोडक्शन एक्सपैंड हुई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सारे चेंजेस आए थे। फ्रेंड्स, अब जो वर्कर्स थे वो फ्लैश शटल के साथ लूम्स को यूज करने लग गए थे, जिसकी वजह से पर वर्कर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्लैश शटल थी। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में उस टाइम 2 टाइप के कॉटन गुड के वीवर्स थे। कुछ वीवर्स थे जो कोर्स क्वालिटी कॉटन गुड प्रोड्यूस करते थे, जिनको पुअर पीपल यूज करते थे। उनकी डिमांड हमेशा अनस्टेबल रहती थी क्योंकि पुअर पीपल की इनकम भी अनस्टेबल रहती थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी और एग्रीकल्चर नेचर पर बेस्ड है जो कि अनस्टेबल है। फिर बात आती है दूसरे प्रोड्यूसर्स की, वो थे जो प्रोड्यूसर्स फाइन क्वालिटी कॉटन गुड प्रोड्यूस करते थे, जिनको रिच पीपल यूज करते थे। रिच पीपल की इनकम स्टेबल रहती थी, इसलिए फाइन क्लॉथ की डिमांड भी स्टेबल रहती थी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा मार्केट फॉर गुड्स। दिस इज 7th लेक्चर ऑफ हिस्ट्री चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा मार्केट फॉर गुड्स, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रोड्यूसर्स ने अपनी गुड्स के लिए जो मार्केट है उसको कैसे एक्सपैंड किया। तो फिर आइए लेट्स बिगिन। हमने अभी तक पढ़ा कि इंडिया में गुमस्ता के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स पर कंट्रोल गेन किया।
फिर हमने बात करी कि अब मैनचेस्टर से ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स इंडिया आने लगे। तो अब बात आती है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट को ब्रिटिश गुड्स के लिए कैसे एक्सपांड किया। इसके लिए उन्होंने 3 चीजों का यूज किया, एडवर्टाइजमेंट, लेबलिंग और कैलेंडर्स। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम देखें तो हमारे आसपास न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स और मैगजीन्स, हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स है अलग अलग गुड्स की। एडवर्टाइजमेंट से पब्लिक के लिए वो जो पर्टिकुलर गुड है वो डिजायरेबल और नेसेसरी बनना स्टार्ट हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट से हमें पता चलता है कि अच्छा मार्केट में ये भी है, तो हमारा उसको यूज करने का एक बार मन तो जरूर करता है। और यही तो एडवर्टाइजमेंट का मोटिव है। एडवर्टाइजमेंट से उनकी सेल्स इंक्रीज होती है, जिससे कि मार्केट एट लास्ट एक्सपैंड होती है। तो अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, वो है लेबलिंग। फ्रेंड्स, मैनचेस्टर से जो भी ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स आते थे उनके साथ एक लेबल अटैच्ड होता था। उन लेबल पर प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसी इंडिकेशंस होती थी, जिससे कि जो लोग थे वो कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी अच्छी है। और साथ ही साथ उस पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर या फिर मेड इन ब्रिटेन, जिससे लोगों को बिल्कुल वो कंफर्म हो जाते थे कि क्वालिटी बेस्ट है। और फ्रेंड्स, उस टाइम जो इंडियंस थे उनका रिलीजियस माइंड था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपने लेबल पर इंडियन गॉड और गॉडेसेस की फोटोज प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इंडियंस को लगता था कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल प्योर है और वो पर्टिकुलरली उसी प्रोडक्ट को यूज करते थे। और यही तो लेबलिंग का मोटिव था। थर्ड मेथड था कैलेंडर्स। फ्रेंड्स, आज हम कैलेंडर अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप स्क्रीन्स में देख लेते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले जो इंडियंस थे वो अपनी शॉप्स में या अपने घर में वॉल्स पर कैलेंडर्स हैंग करते थे और रोज उनको देखते थे। ये वही टाइम था जब अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने अपने कैलेंडर्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, जिसको वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लोग उनको अपने घर में वॉल्स पर हैंग करते थे और रोज उसको देखते थे। उस कैलेंडर पे डेट्स के साथ साथ उनके गुड्स की एडवर्टाइजमेंट होती थी, जिससे कि लोग उनके गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे। और यही उनका मोटिव था, जिससे कि मार्केट एक्सपैंड हो। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। टीचर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा सकते हैं? ओह, आई वुड लव टू डू दैट। गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।